हेलो एवरीवन, कैसे हो भैया? आप सभी, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? आशा करती हूँ सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और दुआ भी करती हूँ भाई कि सबका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बाकी सब कुछ आंसर की के ऊपर है अब तो, ठीक है? तो ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर और आज हम ज्योग्राफी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं, अब जो आज के पेपर में हमारे आए थे एचटेट में, एचटेट का पेपर है ये, ठीक है? और आपकी 2021। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस थे। बट इतना कहूँगी क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कि जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया था ना, उनके नियर अबाउट आराम से 45 से लेकर 50 जो क्वेश्चन है बिल्कुल पेड कोर्स से उठकर आए हुए हैं। 55 से प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल पेड कोर्स से सीधे के सीधे पूछे गए हैं जो मेरी क्लासेस से हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, तलचेर और दामुदा और पंचेत कोयला सीरीज। भाई भारत में गोंडवाना और टर्सरी दोनों ही कोयला सीरीज पाई जाती है। तमिलनाडु में, असम राज्य में और आपके जो राजस्थान राज्य में जो कोयला होता है ना, वो टर्सरी काल का होता है, जबकि झारखंड में और छोटा नागपुर पठार और आपका तलचर देखो उड़ीसा में पड़ता है, ये पंचेत मध्य प्रदेश, दामोदा, ये सारे वही एरिया हैं छोटा नागपुर के आसपास वाले। तो राइट आंसर रहेगा गोंडवाना कोयला। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है? बोन प्रक्षेप, मोलविड प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप या सिनुसोइडल प्रक्षेप। तो भाई आपको बताना था कौन सा एक समक्षेत्र यानी स्मॉल एरिया वाला। तो भाई आपका जो मर्केटर प्रक्षेप है ये एक यथा आकृतिक प्रक्षेप है, यथा आकृतिक, ठीक है? ये एक आपका समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, यानी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन नहीं है ये, ठीक है? तो आंसर हो रहा था मर्केटर प्रक्षेप। बाकी इन तीनों के द्वारा इक्वल एरिया प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर कुछ आपको उद्योग दिए गए थे, तो आपको बताना था कौन सा उद्योग किस में है। तो सीधा था और आसान सा था। मैंने अपने उसमें भी यूट्यूब पर भी ये चीज़ कितनी बार बताई है। भाई राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है, तो खेतड़ी ताम्र उद्योग था, वो खेतड़ी में था। मोटर गाड़ी सभी जानते ही हो, हरियाणा वाले तो गुड़गांव में है मोटर गाड़ी, कार, ठीक है, गुड़गांव। एल्यूमिनियम जो उद्योग था वो रेणुकूट में और लोहा इस्पात उद्योग सिमोगा में, ठीक है? लोहा इस्पात उद्योग, आपने जब लोहा इस्पात उद्योग की अगर वीडियो भी देखी होगी ना मेरी, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ था कर्नाटक में एक तो विजयनगर आता है, ठीक है, और एक और आता है, तो दो लोहा इस्पात उद्योग आते हैं। तो ये वाला सीक्वेंस बनना था, तो देख लेते हैं एक बार भाई इसकी। ये किसी बच्चे ने पीडीएफ भेजी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये डाली है। अब आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेना, ठीक है? तो मोटर गाड़ी गुड़गांव में आएगा, ताम्र प्रगलन खेतड़ी आएगा, एल्यूमिनियम उद्योग आपका किस में आएगा? रेणुकूट में, और लोहा इस्पात उद्योग आपका सिमोगा में, कर्नाटक के सिमोगा में। नेक्स्ट आता है चौथाई डिग्री सीट, उदाहरण तय 56 सही। ये देखो आप इस नंबर पर मत जाओ, आप इस पर जाओ, चौथाई डिग्री सीट। जो चौथाई डिग्री सीट है उसके द्वारा वो जो चौथाई डिग्री सीट हमेशा 1:2.5 लाख पर बनाई जाती है, तो ये इसका आरएफ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, ठीक है, सीधा आंसर था बिल्कुल। ये ट्रोपोग्राफिकल सीट से क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95, स्थानिक सूचना तकनीक में आंकड़ों को प्राप्त करने और प्रबंधित करने और इनके विश्लेषण हेतु निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? निम्न कूटों में से कौन सा सही है? तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, स्थानिक सूचना आंकड़ों को प्राप्त भी करना है, फिर उसे प्रतिबंधित भी करना है, उसका विश्लेषण भी करना है, एनालाइज भी करना है, और भाई उसके बाद ये कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल होती है। देखो एरियल फोटो के द्वारा भी हम नीचे की जो आंकड़े प्राप्त करते हैं, कितने एरिया में कैसा क्या सिस्टम है, एरियल फोटो देखो आप सबने प्रैक्टिकल में किया हुआ है। और रिमोट सेंसिंग से तो सारा सिस्टम होता ही है। जीपीएस, देखो जीपीएस कहाँ होगा? जीपीएस के द्वारा तो हम लोकेशन पता करते हैं, तो जीपीएस इसका होगा ही नहीं। और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये तो आंकड़ों को एनालाइज करने में इसका मेन रोल होता है, जीआईएस का, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए, बै और द। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ए, बै, द, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 96। यहाँ पर कुछ कौन सा कथन सत्य है, सही उत्तर हमें देखना है। तो ये पाथर वाले पे मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है, क्योंकि पाथर ने, ऐसा तो मैंने कोई ज्योग्राफर पढ़ा नहीं है, पाथर ने 6, ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने डाल दिया, 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। बाकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सबको पता है, और भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 ये भी स्थापित, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और 1952 के अकॉर्डिंग भाई पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में 60% वन होनी चाहिए, तो ये तीनों करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से देखें तो बा, सा, दा इसका आंसर होना चाहिए, बट आ का मैं डाउटफुल हूँ, तो आप देख लेना आंसर की में। मेरे अकॉर्डिंग बा, सा, दा तो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, हमें बताना है इसमें द्विविमीय आरेख कौन सा है? तो द्विविमीय आरेख जिसमें 2 चीज़ों का यूज होता है, ठीक है? तो दंड आरेख तो आपका एक विमीय है, पिरामिड आरेख भी नहीं आएगा, दंड आरेख भी नहीं आएगा, पाई डायग्राम आएगा, आयताकार आएगा, इकाई वर्ग, और गोली आरेख आपका त्रिविमीय है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सा, दा, या, सा, दा, या देखना है आपको किस में है, सा, दा, या, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन से प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा नहीं दर्शाई जा सकती? तो भाई भयशंकुक, बौन प्रक्षेप, त्रिविम, ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। देखो त्रिविम वाले में भी भूमध्य रेखा को दर्शाया जाता है, बौन प्रक्षेप में भी भूमध्य रेखा दिखती है, बहुशंकुक में भी दिखती है, बट ये वाला जो प्रक्षेप है ये मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में पूछा गया, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। और इसमें जो केंद्रक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, केंद्रक ध्रुव है, यानी जो हमारे ध्रुव है उसको सेंटर पॉइंट मान लिया जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है? बड़ा इजी क्वेश्चन था भाई। सर्दियों में देखो, मावट में मैंने बहुत बार बताया अपने चैनल पर कि सर्दियों की वर्षा रिमझिम होती है, तो ऐसी वर्षा से क्या मृदा अपरदन होगा? तो पहला भाई ये मशीनीकरण वाली कृषि से आपका मृदा अपरदन नहीं होता, शीतकालीन वर्षा से भी नहीं होता, वृक्षों की अत्यधिक कटाई से और अत्यधिक पशुचारण से। सा और दा इसका आंसर रहने वाला था, तो ऑप्शन नंबर सा और दा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कुछ कौन सा गुण सतलाकृतिक अंश चित्रों और मानचित्रों पर नहीं दर्शाया जाता? तो देखो भाई, सतलाकृतिक यानी टोपोग्राफिकल सीट्स, थोड़ा ध्यान दो, जब प्रैक्टिकल सीट बनाई थी टोपोग्राफिकल सीट आपके सामने थी, ऊंचावच को दिखाया गया था उनमें, ठीक है, अपुआ तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को भी दिखाया गया था, पर वर्षा थोड़ी ना दिखाई गई थी, और मानव अधिवास भी दिखाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, वर्षा को दिखाया नहीं जाता टोपोग्राफिकल सीट्स में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101, हिमालय के कौन से भाग में दून और द्वार पाए जाते हैं? तो शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक सबसे उप हिमालय कहते हैं, सबसे निचला हिमालय, शिवालिक श्रेणियां में आपकी दून और द्वार पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, सर्वेक्षण उपकरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वेक्षण उपकरण है ये, और मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। जब आपके आंसर की आ जाएंगी तभी देखी जाएगी, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं जो डाउटफुल है इस क्वेश्चन में, काफी डिटेल में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन से कथन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के लिए सही है? बच्चों ये मत सोचना कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही, मैं डाउटफुल हूँ तभी नहीं बता रही, मैं 100% श्योर होंगी ना किसी क्वेश्चन के आंसर में, वही आपको बताऊंगी। बाकी जिसमें मुझे लगेगा थोड़ी बहुत गड़बड़, तो मैं उसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताना है बिल्कुल सही। तो भाई देखो, प्रायद्वीपीय पठार धात्विक खनिज इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, ये सब कुछ प्रायद्वीपीय पठार पर ही है, और बहुत सारे खनिज है यहाँ। इसके उत्तरी किनारे रचनात्मक प्लेट किनारे, बिल्कुल रोंग है भाई। उत्तरी किनारों की बात करें, ऊपर से एशियाई यूरेशियाई प्लेट आ रही है, नीचे से इंडियन प्लेट जा रही है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो क्या होता है? विनाश होता है ना, ठीक है। तो विनाशात्मक किनारे लिखता जब तो ये कथन ठीक होता, वैसे गलत है ये। इसके उत्तर पश्चिमी भाग पर उपजाऊ काली मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट। महाराष्ट्र वाला पार्ट है, गुजरात वाला पार्ट है, तो वहाँ पर काली मिट्टी है आपकी। और इस भाग में केवल 2 सदावाहिनी नदियां हैं, तो ये भी रोंग फैक्ट है, तो आंसर इसका होगा आ और सा। बाकी देखो भाई, एचटेट की का कुछ नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग इसका आ और सा रहेगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी ऊंचावच निरूपण की गणितीय विधि नहीं है? ठीक है, यानी ये देखो, ये क्वेश्चन हद से ज्यादा बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार। अगर मैं बात करूँ ना, तो एस्टेट के एग्जाम में 5 से 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऊंचावच निरूपण की गणितीय विधि पूछी गई। देखो, इन सभी विधियों के द्वारा ऊंचावच को दर्शाया जाता है, बट गणितीय विधि की बात करें तो हैश्योर, जो हैश्योर लाइंस खींची जाती है, गणितीय विधि नहीं है। बाकी तल, चिन्ह, आकृति रेखाएं, समुच्चय रेखाएं, सारी की सारी आपकी गणितीय विधियों में आती है, तो हैश्योर नहीं आती। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भाई हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में राष्ट्रीय आपका जो है सुदूर संवेदन केंद्र। भारत में हरित क्रांति के बारे में देखो, हरित क्रांति का इजी सा क्वेश्चन था। HYV बीजों का उपयोग बढ़ा था, बिल्कुल करेक्ट, मैंने बहुत बार बताया। प्रादेशिक असमानताएं कम हुई थी, देखो। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, ध्यान से देखना है हमें इस क्वेश्चन को। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी, HYV बीजों का उपयोग भी बढ़ा था, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी हुआ था। प्रादेशिक जो असमानताएं है वो कम नहीं हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रहना था, क्योंकि हरित क्रांति के बारे में सही नहीं पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम थे और भारत में नियोजन प्रदेशों की उनकी संख्या को आपको बताना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर देखो पेड कोर्स में मैंने इसको करवाया हुआ भी था। सेन गुप्ता ने क्या किया था, 7 बड़े और 42 मध्यम एरिया में बांटा था भारत में प्लानिंग के तहत। और चंद्रशेखर की बात करें भाई, तो चंद्रशेखर ने 13 प्रदेशों में बांटा था, वी नाथ ने 15 में बांटा था, और आपके भट्ट और राव ने 7 प्रमुख और 51 छोटों में बांटा था। तो ये सीक्वेंस रहना था, ठीक है। तो आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, मैंने आपको बता दिया है। 2011 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखता है? तो भाई सबसे ज्यादा वैसे तो गोवा में है, नगरीय जनसंख्या गोवा में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गोवा में है, और गोवा के बाद अगर हम देखें यहाँ पर
तो यहाँ पर हम बात करें ना, तो पहले नंबर पर तो गोवा आता, अब इन्होंने गोवा ऑप्शन में डाला नहीं, तो दूसरे नंबर पर आता है मिज़ोरम। तो अधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो दूसरे नंबर पर मिज़ोरम आता है, फर्स्ट नंबर पर गोवा आता है। गोवा में 62.17% थी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मिज़ोरम आता है, तीसरे पर तमिलनाडु आता है। तो राइट आंसर रहना था मिज़ोरम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर आंकड़ों का संग्रहण और जीआईएस आंकड़ों की उपयोग विधि को हमें दिखाना था। ठीक है, तो भाई कैसे और किस तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमें बतानी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा ना, मानचित्र के द्वारा डिजिटाइजिंग होगा पहले। ठीक है, फिर उपग्रह जो आंकड़े हमें मिले हैं उनको स्कैन करेंगे, आंकड़ों को स्कैन करने के बाद डिजिटल और जो सारणी आंकड़े हैं उनको, जो हमारे पास आंकड़े हैं उनको की कोडिंग किया जाता है, और सॉफ्ट आइडिया के द्वारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सीक्वेंस रहेगा, मानचित्र, डिजिटाइजिंग, और उपग्रह जो आंकड़े होंगे स्कैनिंग होंगे, और डिजिटल और सारणी आंकड़ों को की कोडिंग किया जाएगा, क्योंकि डिजिटल आंकड़ों को फिर बदला जाएगा ना उसमें नॉर्मल आंकड़ों में, तो की कोडिंग किया जाता है उसे की कोडिंग की प्रक्रिया कहते हैं जीआईएस में। ठीक है, और सॉफ्ट आइडिया के द्वारा हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो ये रहना था इसमें सीक्वेंस। ठीक है, तो आप देख लेना क्या रहेगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 आंसर की का वेट करेंगे इसके लिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111। मालाबार तट पर किस प्रकार की जलवायु, देखो केरल के राज्य की पूछी गई है, मालाबार तट केरल राज्य। तो केरल पश्चिमी तट पर आपको पता है वर्षा होती है अरब सागर के मानसूनी पवनों से, तो शुष्क तो आएगा ही नहीं, और उसके साथ उष्ण कटिबंधीय वाला एरिया आता है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय होता ही नहीं है, शीतोष्ण सीधा गलत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 112। यहाँ पर पूर्वी जेट स्ट्रीम, मैंने अभी अभी वीडियो डाली थी 2 दिन पहले ही, जेट स्ट्रीम को पूरा डिटेल से मैंने डिफाइन किया था। पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल शीत ऋतु में पाई जाती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, यही अगर हम बात करें, और जून माह में अधिकतम उत्तरी विस्थापन होता है TCZ का, बिल्कुल करेक्ट, ये भी मैंने पढ़ाया था। मानसूनी हवाएं ऋतुवत उत्क्रमण प्रारूप दर्शाती है, बिल्कुल ठीक, जैसे ऋतु बदलती है ये अपनी दिशाएं बदलती हैं। और पश्चिमी घाट मुख्यतः भारतीय मानसून की अरब शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सही नहीं कथन पूछा गया था, तो भाई पहला ही कथन आपका करेक्ट नहीं है। केवल शीत ऋतु में पूर्वी जेट स्ट्रीम नहीं होती, पूर्वी जेट स्ट्रीम से हमारे मानसून की भी आगमन होता है, तो गर्मियों में भी चलती है ये। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग, भाई थाल घाट, आंसर रहेगा क्या, थाल घाट। ठीक है, जो आपका मुंबई कोलकाता रेल मार्ग है वो कौन से घाट पर है, थाल घाट पे। तो मुंबई कोलकाता थाल घाट, ऑप्शन नंबर बी रहना था, इसका सीधा आंसर था। लघु से वृहत मापनी, देखो लघु से यानी शॉर्ट लेवल पर, तो एटलस मानचित्र हमारे सबसे छोटे होते हैं, बुक में होते हैं ना एटलस मानचित्र। एटलस के बाद हमारे दीवारों पर जो मानचित्र होते हैं उनकी मापनी होती है। ठीक है, थोड़ी बड़ी, एटलस से बड़ी दीवारों वालों की, और दीवार से बड़ी भैया आपकी होती है टोपोग्राफिकल मैप्स की, और उससे बड़ी होती है कार्डेस्ट्रियल मैप की, यानी भू संपत्ति मानचित्र की। ठीक है, तो उल्टा क्रम चलना था, दा सा बा आ, दा सा बा आ, तो क्या आंसर होना था, दा सा बा आ, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होना था। यहाँ पर ये मैंने निकाला है सिंगापुर, देखो आपको क्या करना था, आपको 0 से 120 डिग्री ईस्ट पर जाना था पहले तो, और ईस्ट पर टाइम क्या दिया हुआ था, 9:15। फिर आपको दिल्ली आना था, और भारत के समय क्या रेखा है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब 82.5 डिग्री ईस्ट पर आप उल्टे आ रहे हो, तो टाइम माइनस में जाएगा। टाइम माइनस करोगे भाई, सुबह के 9:15 बजे हैं, सीधा सीधा 2 घंटे तो हो जाएंगे आपके। 120 से आप 15 15 सत्ते 105, और 15 छक्के 90 डिग्री पर आपके 2 घंटे माइनस हो जाएंगे, सीधे 7:15 का टाइम हो जाएगा। और 90 डिग्री से 8:30 82 ये 7.5 डिग्री और माइनस करोगे, 7.5 डिग्री को पार करने में 30 मिनट और लगते हैं, तो 30 मिनट और माइनस कर देंगे इसमें से, तो 6:45 आएगा, और ये 6:45 आपके सुबह के बजेंगे, ना कि शाम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116। कोटि के आकार नियम के अतिरिक्त उच्च प्राथमिकता यानी हाई प्राइमेसी, अगर हाई प्राइमेसी की बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये देखूं कि ये क्वेश्चन आपकी घनत्व से रिलेटेड है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र राज्य होना चाहिए। बाकी आप देख लेना आंसर की में, सा और दा इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है आंसर। नेक्स्ट आता है 100 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, भाई 90, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो देखी गई थी तीव्र वृद्धि, वो 1961 से 1971 एकदम से बहुत ही ज़्यादा दुगनी तिगनी हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। मौसम उपकरण दिए गए हैं, और मौसम परिघटना ये भी मैंने अपने कोर्स में करवाया हुआ था बच्चों को। देखो आर्द्र बलव तापमापी, ठीक है, ये आर्द्रता को दिखाता है, सापेक्षिक आर्द्रता को दिखाया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आर्द्र बलव तापमापी के द्वारा। 6 महोदय का जो अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर था वो दैनिक तापमान को दिखाता है। वात दिग्दर्शी द्वारा पवन की दिशा को, और वर्षा मापी द्वारा वर्षा की मात्रा को। तो यहाँ पर आप देख लेना क्या रहेगा सीक्वेंस।
मैं आपको बता भी देती हूँ, पर मुझे छोटा करना पड़ता है ना, फिर बार बार टाइम ज़्यादा लगेगा। 6 का अधिकतम न्यूनतम, तो बा का भाई हो जाएगा बा का 1 है, और ए का 3 बा का 1 और वात विकदर्शी द्वारा 2, ए का 3 बा का 1 वाक दिग्दर्शी 2 और वर्षा की मात्रा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119। देखते हैं, उकाई जो डैम है आपका, हमें बताना ठीक नहीं है। ओके, उकाई डैम आपका ताप्ती नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप वैली से होकर बहती है, करेक्ट है। तिस्ता नदी, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, पश्चिम बंगाल से आती है तिस्ता नदी, छोटी सी सहायक नदी है, और आगे चल के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, गंगा में नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। गांधी सागर बाद आम का चंबल पर ही है, ये भी करेक्ट है। कौन सी इकाई रहित मापनी है? तो देखो, इकाई रहित मापनी की बात करें ना, तो यहाँ पर वर्नियर जो मापनी है, ये मुझे न्यू लग रही है। बाकी इन सब में यूनिट्स यूज होती हैं। कथनात्मक मापनी में भी आप किलोमीटर वगैरह ये सारी यूनिट यूज होती है, आरएफ में भी यूज होती है। ग्राफिक की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं इसका आंसर आरेखी मापनी रखना है, बाकी की देखते हैं, वेट करते हैं। निम्न में से कौन सी एक अपरदनात्मक सतलाकृति नहीं है? तो भाई एस्कर, हिम ग्लेशियर्स बनाती हैं एस्कर, और एस्कर हिम नदी के निक्षेपण से बनती है, डिपोजिशन से बनती है। ठीक है, एस्कर रहेगा इसका आंसर। बाकी ये सारी आपकी अपरदन से बनती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से कौन से महाद्वीप में 2000, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कभी भी पूछी जाए, आंसर हमारा अफ्रीका रहेगा। ठीक है, अफ्रीका में जन्म दर और मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट की बात करें, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर भी आपकी अफ्रीका में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123। कौन सा लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? तो भाई जापान का जो टोक्यो और योकोहामा है, यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी जगह आपके लोहा इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124। वॉन थ्यूनेन का कृषि भूमि उपयोग मॉडल में दूसरी पेटी, तो देखो पहली पेटी में तो हमारा पशुपालन और दूध और फल आ जाते हैं, दूसरी पेटी में लकड़ी उत्पादन दिया था उसने। ठीक है, तो उसने सीधा सीधा बताया था कि लकड़ियों का उत्पादन होगा दूसरी पेटी में, तीसरी पेटी में खाद्यान्न उत्पादन, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई पुस्ताज जर्मनी, पुस्ताज बोलते हैं हंगरी में। ठीक है, घास के मैदान पुस्ताज किसे किसे कब कहाँ कहा जाता है? हंगरी में। बाकी सारे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126। मानव भूगोल का सिद्धांत नहीं है, वातावरण समायोजन का ये तो है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, पाथ्यवेकता का भी फेमस थ्योरी है, महाद्वीपीयता का सिद्धांत सबको पता है, कॉन्टिनेंटल ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। बेनियोफ क्षेत्र और जोन किस प्रकार के प्लेटों के किनारों पर सहारे में पाए जाते हैं? तो भाई बेनियोफ क्षेत्र देखो किसे कहते हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है ना, तो जो आपकी ज़्यादा भारी प्लेट है वो नीचे की ओर धंसती है, और वो हल्की प्लेट उसके ऊपर से जाती है, तो ये वाला जो कुछ पार्ट है जो अंदर की ओर घुसता है, जो पिघल जाता है, लावा बन जाता है, तो इस जोन को कहते हैं बेनियोफ जोन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा विनाशात्मक प्लेट किनारे, दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आए और जो भारी प्लेट है वो नीचे धसी, हल्की प्लेट ऊपर की ओर चली, तो कुछ पार्ट इनका धस जाता है और लावा में बदल जाता है, मैग्मा में बदल जाता है, और उस एरिया को कहते हैं बेनियोफ जोन। भाई ज्वार का समय निम्न में से पृथ्वी और चंद्रमा की कौन सी गतियों द्वारा निर्धारित होता है? देखो ज्वार आने में सबसे बड़ा रोल होता है सूर्य और चंद्रमा का, तो चंद्रमा की परिक्रमण गति, घूर्णन गति का कोई रोल नहीं, और पृथ्वी की घूर्णन गति का भी कोई रोल नहीं, पृथ्वी की परिक्रमण गति और चंद्रमा की परिक्रमण गति। तो बा और दा, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बा और दा रहेगा, और बा और दा ही पाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129। किरूना की खाना, काराजस खाने, ये वर्ल्ड लेवल पर आपको खाने पूछी गई थी। ठीक है, किरूना की खाने, देखो किरूना की जो खाने वो स्वीडन में है, और काराजस की खाने भाई आपकी ब्राज़ील में पड़ती हैं, और हंटली की खानों की बात करें तो जो आपकी हंटली की खाने हैं स्कोनडीडा की पड़ती है चिली में, और हंटली की खाने ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा, आप मैच कर लेना। नेक्स्ट आता है भूगोल। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका सीधा आंसर काल क्रम विज्ञान आएगा। भूगोल एक काल क्रम विज्ञान है, यानी क्रोनोलॉजिकल साइंस है भूगोल। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कुछ कटके हैं, और ये कटके मैंने पेड कोर्स में पूरा डिटेल से बच्चों को कराई थी, फिर भी गलत करके आए होगे तो तुम पिटोगे। लॉर्ड होवे कटक, वीविल थॉमसन कटक, वाल्विस कटक और प्रिंस एडवर्ड कोरजेट कटक। तो ये सारी कटक जितनी भी है महासागरों के अंदर पाई जाती है। देखो सबसे पहले वाल्विस कटक की बात करें तो ये आपकी दक्षिणी अंध महासागर में पाई जाती है, दक्षिणी अंध महासागर में वाल्विस कटक
सै का ए आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें क्रोजेट कटक, तो ये पाई जाती है हिंद महासागर में, क्रोजेट कटक आपकी हिंद महासागर में। विविल थॉम्सन कटक पाई जाती है भाई उत्तरी अंध महासागर में, उत्तरी अंध महासागर में। और लॉर्ड होवे कटक आपकी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है विश्व का कौन सा भाग सर्वाधिक सड़क घनत्व। सड़क घनत्व क्या होता है कि भाई ज़्यादा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो राइट आंसर पश्चिमी यूरोप रहेगा। पश्चिमी यूरोप में भी अगर हम बात करें तो यूके के अंदर सबसे अधिक सड़क घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133, जिफ का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट है। और स्टोफर का अंतरालीय अवसर निर्देश ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जेलेंस्की का प्रवास संचलन ये भी करेक्ट है। मुझे कहीं ना कहीं ये इसने सिद्धांत नहीं दिया था, इसने अवधारणाएं दी थी। ली महोदय ने प्रवास से रिलेटेड अवधारणाएं दी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये आंसर लग रहा है। कई बच्चे ली नहीं करके आए हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या निवास करती है भाई? 10%। सबको पता है। अगर हम बात करें 90% जनसंख्या, मैंने बहुत बार पढ़ाया बच्चों को कि 90% जनसंख्या आपकी उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में आती है। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 135, कौन से महाकल्प 2 पर्वत निर्माण। देखो इसके आंसर है ना, ये दोनों लग रहे हैं, बट अगर ज़्यादा बात करें तो पैलियोजोइक ज़्यादा आंसर है, क्योंकि देखो सैनोजोइक में आपके हिमालय के वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय तीनों का निर्माण सैनोजोइक में हुआ था, ओलिगोसीन में और मायोसीन में, ठीक है। और पैलियोजोइक में बात करें तो आपका जो जो आपका वासिजस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो ये दोनों पर्वत बने थे पैलियोजोइक में। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से पैलियोजोइक ही रहेगा, ठीक है। पैलियोजोइक में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बना था और वासिजस पर्वत में हुई थी, ठीक है। तो सैनोजोइक नहीं होगा, पैलियोजोइक ही रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136, कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती हैं। वायुदाब प्रवणता कम होती है समदाब रेखा जब आपकी आइसोबार से एक दूसरे के बहुत निकट होती है ना, तो वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा सीधा सीधा गलत है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो भाई हमारा सीधा हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी नहीं मिला है, कुछ गड़बड़ है इसमें भी, ठीक है, तो बाद में बता दिया जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट आता है लेहमान असंबद्धता। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके इनर कोर और आउटर कोर के बीच पाई जाती है लेहमान असंबद्धता, ठीक है, कोर में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके कुछ सिद्धांत है, वेबर का, होटलिंग का, सुमित का, होवर का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई इस क्वेश्चन को देखें ना, तो वेबर का तो हम सबको पता है, न्यूनतम यातायात लागत सिद्धांत इसकी फेमस थ्योरी थी, ठीक है। तो बी का 2 तो आपका इसमें आ जाता है, बी का 2 सॉरी आ का 2 आपका तीनों में आता है। फिर उसके बाद होटलिंग महोदय की बात करें तो होटलिंग महोदय ने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इसके बाद अगर हम स्मिथ महोदय ने देखें तो स्मिथ महोदय का और हुअर का, तो हुअर महोदय का था न्यूनतम उत्पादन सिद्धांत अधिकतम लाभ, तो स्मिथ महोदय का अधिकतम लाभ का सिद्धांत सै का 4, और मेरे हिसाब से ये रहेगा दै का 1, ठीक है। बाकी आंसर की में देखेंगे, ठीक है। सा का 1 न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत स्मिथ का था, और हुअर का अधिकतम लाभ सिद्धांत ये रहेगा। तो भाई इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत, और होटलिंग का था बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, स्मिथ महोदय का न्यूनतम लागत उत्पादन सिद्धांत, और हुअर का था अधिकतम लाभ का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में परतों का सही क्रम क्या है। यहाँ पे बताना आपको, जैसे हाइट के साथ परतों का सही क्रम, तो हीलियम, नाइट्रोजन, आणविक, ऑक्सीजन परत और आपकी हाइड्रोजन परत। तो हाइड्रोजन और हीलियम आप सबको पता है सबसे अधिक ऊंचाई पर होती है, तो ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है किस तरीके से तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी थी आपको, यहाँ पर ऊंचाई के साथ पूछा गया था। तो जैसे वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ती है, कौन कौन सी पौनी, तो सबसे पहले ऊंचाई से नीचे थोड़ी ना आना है, नीचे से ऊपर जाना है ना। तो सबसे नीचे आपकी नाइट्रोजन होती है, फिर आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन। तो द ब स अ, तो ये रहना था, 4 आना था इसका आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कूटों का सही चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ आपको स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी बदल बदल के दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखो ध्यान से, मध्य अमेरिका, ब्राज़ील, देखो ब्राज़ील में तो रोका कहते हैं, बट मध्य अमेरिका में मैक्सिको को शामिल करें तो मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानी जाती है, तो ए का 2 रहेगा। श्रीलंका में लद्दाख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भारत में अगर हम बात करें भाई, भारत में
तो इनके अनुसार जो ब्राज़ील में मिल्पा, ये गड़बड़ दिए हुए हैं उन्होंने सारे। श्रीलंका में चेना, आई थिंक श्रीलंका में चेना, और मलेशिया में लद्दाख, और भारत में पोड़ा। ठीक है, वैसे भारत में झूम वगैरह कहते हैं, पर पता नहीं किस राज्य का नाम दिया होगा, पोड़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से डिटेल में दे देता है कई बार एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उज निक्षेपों में कणों का आकार कितना होता है भाई? तो उज निक्षेप बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रहेगा 0.5 से 2 मिलीमीटर के बीच होता है उज निक्षेपों में कणों का आकार। तो 1 समथिंग से होता है 500। ठीक है, तो 0 कुछ ऐसे होता है, तो 0 से ही रहेगा। कौन सा शहर रूर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ तक अगर हम एसेन, डार्टमूड, ड्यूसेलडोर्फ, तो जो रूहर की बात करें तो रूहर में जर्मनी का रूहर औद्योगिक प्रदेश की बात की गई है। तो अभी तक इनसे रिलेटेड कोई भी डेटा मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो भाई नव माल्थसवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। माल्थस का सिद्धांत था, इसने बताया था कि जनसंख्या में और संसाधनों में जो वृद्धि होती है, जैसे भाई जनसंख्या दुगनी गति से बढ़े तो जनसंख्या संसाधन आपके 4 गुना से बढ़े, तो इस तरीके से इसने वृद्धि की सीमाएं दी थी। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत था जनसंख्या से रिलेटेड वाला। नेक्स्ट आता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एस और डब्ल्यू का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो भाई बी प्रकार में। देखो आपने पढ़ा भी होगा BS-BW प्रकार की जलवायु। ठीक है, तो बी प्रकार की में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निम्न में से अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों यानी इमिग्रेट्स की जनसंख्या पाई जाती है USA में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147, पी भूकंपीय तरंगों के लिए छाया पेटी का विस्तार 103 से 143, सॉरी ये नहीं 143। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम बात करें 100 आपका 3 से 143, इसे छाया मंडल कहते हैं, यानी शैडो एरिया कहते हैं किसका? सिस्मिक जोन का, यानी भूकंपीय क्षेत्रों का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148, यहाँ पर कुछ आपको चट्टानें दी गई हैं और कायांतरित चट्टानें दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी चट्टान किस में बदलती है। ओके, तो भाई चूना पत्थर सबको पता है संगमरमर में बदलता है, और आपकी अभ्रक की बात करें, अभ्रक आपका सर पेंटाइन में बदलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ना एग्जामिनर फंसा देता है। देखो सैल जो है वो सिस्ट में भी बदलती है और स्लेट में भी बदलती है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा इसको। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। चूना पत्थर का तो संगमरमर ही रहेगा, तो दै का हमें क्या ढूंढना? दै का 2, तो दै का 2 हमारा 1 में और 2 में, इन 2 में है, 1 और 3 में। उसके बाद अगर हम बात करें आपका गैब्रोनीस में बदलता है, पर यहाँ गैब्रोनीस ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो अन्य देखते हैं। अभ्रक की बात करें, अभ्रक जो आता है चिकनी मिट्टी, शैल सिस्ट में बदलती है। शैल की बात करें सिस्ट में डालते हैं, अगर शैल को सिस्ट में, तो अभ्रक आपका, तो इसका राइट आंसर रहेगा देखो भाई चूना पत्थर संगमरमर शैल सलेट में, क्योंकि यहाँ 1 और 1 ही दिया गया है, तो हम 1 के साथ ही जाएंगे, हम सिस्ट में नहीं डालेंगे। गैब्रो और आपका अभ्रक रह गया। अभ्रक गैब्रो की बात करें तो उसे सरपेंटाइन, गैब्रो सरपेंटाइन में डलेगा और अभ्रक सिस्ट में डलेगा। ये रहेगा इसका आंसर। ए का 3 और बी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 ही रह गए हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा अल्बेडो तो ताज़ा गिरी बर्फ़ ही प्राप्त करती हैं, तो सीधा आंसर था। और कॉल सेंटर जॉब आपकी तृतीयक क्रिया में जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट था। तो ये थे 150 क्वेश्चंस। तो ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा ही हार्ड था, या ये भी नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही सिंपल था। बट मैं ये कहूँगी क्वेश्चन अच्छे लेवल का था और PGT लेवल का था पेपर। ठीक है, तो ज़्यादा इजी भी नहीं था, बट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था भाई, हार्ड लेवल का। अगर किसी ने पेड कोर्स लिया है तो वो आराम से इस क्वेश्चन पेपर में आपने 50 क्वेश्चन नियर अबाउट, अगर उसने पूरा पेड कोर्स अच्छी ईमानदारी से पढ़ा है, तैयारी की है, तो 50 क्वेश्चन उसके आराम से ठीक होने थे। ठीक है, तो बाकी देखते हैं मेरे अचीवर्स क्या कमाल करते हैं, है ना। तो चलिए मैंने अपनी आंसर की डाल दी है, अब आप चेक कर लेना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। बाकी जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो वो मैंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, कभी आप उनको भी अपना गलत वलत कर लो, आंसर की का वेट करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।